ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ये उपचयन कहलाता है। और अपचयन में ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना, ये अपचयन कहलाता है। अब उपचयन अपचयन होता किस में है? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो अभिकारक होता है उसी में उपचयन एवं अपचयन होता है, ये बात ध्यान में रखना है। हाय एवरीवन, मैं हूं आदर्श राज और पिछले क्लास में हम लोग विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में समझे थे। आज के क्लास में हम लोग उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया के बारे में समझेंगे। देखिए, उपचयन में क्या होता है? उपचयन में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ये उपचयन कहलाता है। और अपचयन में ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का ऐड होना, ये अपचयन कहलाता है। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। देखिए, उपचयन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो अपचयन में ऑक्सीजन निकल रहा है। इसमें हाइड्रोजन निकल रहा है तो उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो अगर किसी एक को याद रखते हैं कि उपचयन में क्या होता है, तो ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन निकलता है। तो अपचयन ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा कि अपचयन में क्या होगा। जैसे इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, तो उसमें इसका अपोजिट करना है कि अपचयन में ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन ऐड होगा। उसके बाद देखिए, ये उपचयन और अपचयन जब भी होता है तो रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक में होता है। उत्पाद में कभी भी उपचयन अपचयन नहीं होगा। अभी हम यहाँ पर नीचे देखिए, इतना सारा एग्जाम्पल दिए हैं, एक एक करके सब कुछ समझेंगे और देखेंगे किस में उपचयन होता है और किस में अपचयन होता है। तो चलिए, सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए कि कॉपर जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, तो यहाँ पर देखिए कॉपर में ऑक्सीजन आके ऐड हुआ है, लेकिन ऐड हुआ किस में? अभिकारक में, और बनाया कॉपर ऑक्साइड। उत्पाद से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं रहता है, सिर्फ अभिकारक में ध्यान देना है कि पहले यहाँ पर क्या था, कॉपर, इसमें ऑक्सीजन आके ऐड हो गया और बनाया कॉपर ऑक्साइड। तो हम लोग अगर उपचयन अपचयन का बात करेंगे तो इसमें अगर पूछा जाएगा कि बताइए कि उपचयन किसका उपचयन हुआ है, किसका अपचयन हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कॉपर में ऑक्सीजन आकर के ऐड हुआ है और ऑक्सीजन का ऐड होना उपचयन कहलाता है। इसका मतलब कॉपर जो कॉपर ऑक्साइड में उपचयित हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, तो इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे कि इसका उपचयन हुआ कि अपचयन हुआ। लेकिन ये आकर के कॉपर में ऐड हुआ तो इसका हुआ है उपचयन। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन में जब रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो यहाँ पर कॉपर प्राप्त हुआ है और H2O जल का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए क्या देखते हैं कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया और क्या चीज़ बनाया। यहाँ पर देखिए, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर निकल के कॉपर का निर्माण हुआ। इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है। ऑक्सीजन निकल रहा है तो किससे निकल रहा है? कॉपर ऑक्साइड से निकल रहा है, ना कि कॉपर से निकल रहा है। तो अपचयन का जब भी बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात देखिए क्या है कि पूरे को बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, और यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का हुआ अपचयन। और यहाँ पर देखिए H2, इसमें कौन आकर के जुड़ा है? H2, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए H2 से मेरा निर्माण हो गया H2O का, तो यहाँ पर H2 का हुआ उपचयन और इसका हुआ अपचयन। अब यहाँ पर देखिए कोई बच्चा अगर ऐसा सोचे कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा है तो H2O बना है, कोई बोलेगा कि नहीं, ऑक्सीजन में आकर के हाइड्रोजन जुड़ा है और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो उसके हिसाब से इसका बोलेगा कि अपचयन हुआ है। तो
उस तरह से हम लोगों को उल्टा नहीं सोचना है। हम लोग अभिकारक देखेंगे कि यहाँ पर अभिकारक कौन है, H2 है, और यहाँ से निकला ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आकर के इसमें जुड़ेगा, ना कि यहाँ हाइड्रोजन आकर के इसमें जुड़ेगा। और अगर हाइड्रोजन कहीं से निकलता या जुड़ता, या फिर इसके पास कोई एलिमेंट रहता, बगल में कोई धातु रहता और यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलता, तब इसका उपचयन अपचयन का बात करते। लेकिन इसमें आकर के ऑक्सीजन जुड़ा, इसलिए इसका उपचयन हुआ है और इसका अपचयन हुआ है। दूसरा देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल ZnO + C। यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो रहा है, Zn + CO। तो यहाँ पर देखिए ZnO से O का, यहाँ से O हट रहा है और O का हटना, देखिए O का माइनस हो जाना अपचयन कहलाता है। मतलब ZnO अपचयित हुआ है किसमें, Zn में। ZnO अपचयित हुआ है Zn में और C उपचयित हुआ है CO में, क्योंकि C के पास कौन आकर के जुड़ गया, O। यहाँ देखिए C उपचयित हुआ है CO में और ZnO ये अपचयित हुआ है Zn में। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में आप लोगों को क्या क्या ध्यान देना है कि सबसे पहला बात कि उपचयन अपचयन जो भी होगा वो अभिकारक में होगा, और जिससे ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन निकलेगा उसका उपचयन होगा, और जिसमें ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन ऐड होगा उसका होगा उपचयन। तो तीसरा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर देखिए MnO2, यहाँ पर देखिए 2 अभिकारक है लेकिन प्रोडक्ट 3 बन रहा है। तो हम लोग इसीलिए बोले थे शुरू में ही कि उत्पाद क्या बनता है उस पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है, उपचयन अपचयन अभिकारक में देखना है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखेंगे किसका उपचयन हुआ है किसका अपचयन हुआ है। यहाँ देखिए MnO2 और HCl मिलकर के क्या क्या बना रहा है, MnCl2 + H2O + Cl2। तो यहाँ पर MnO2 ये यहाँ से देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीजन निकल गया है और MnCl2 बनाया। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। मतलब ये देखिए MnO2 MnCl2 में अपचयित हुआ है, इसको हम लोग लिख देंगे। ये अपचयित हुआ है और यहाँ से देखिए HCl से, यहाँ पर देखिए इस बार 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन यहाँ से निकला है और हाइड्रोजन का निकलना उपचयन कहलाता है। और हाइड्रोजन निकल के क्या बनाया यहाँ पर, ये आ गया Cl2 का निर्माण किया है। देखिए हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ क्या बचा, Cl, और Cl रहता है Cl2 के फॉर्म में। तो और किसी अभिकारक से या किसी पदार्थ से, किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निकलना उपचयन कहलाता है। इसका मतलब HCl का उपचयन हुआ है Cl2 में, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उपचयन। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग उपचयन एवं अपचयन समझ गए होंगे। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ये उपचयन कहलाता है। और अपचयन में ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना, ये अपचयन कहलाता है। अब उपचयन अपचयन होता किस में है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो अभिकारक होता है उसी में उपचयन एवं अपचयन होता है। ये बात ध्यान में रखना है। बाकी इतना सारा एग्जाम्पल को आप लोगों को दिखा दिए कि किसमें कहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, कहाँ जाके किस में जुड़ रहा है। तो जहाँ से निकलेगा वहाँ अपचयन होगा, जहाँ ऐड होगा वहाँ उपचयन होगा। फिर हाइड्रोजन देखिए यहाँ से हाइड्रोजन निकला है और हाइड्रोजन निकलता है तो उपचयन होता है, और हाइड्रोजन अगर ऐड होगा तो अपचयन होगा। इस प्रकार से हम लोग उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को समझ लिए। अब हम लोग समझेंगे उपचयन अभिक्रिया का हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए उपचयन अभिक्रिया का 2 एग्जाम्पल है, एक है संक्षारण और दूसरा है विकृत गंधिता। तो पहले हम लोग संक्षारण समझ लेते हैं। संक्षारण देखिए क्या होता है, कोई भी धातु
वायुमंडल के संपर्क में जब आता है तो वायुमंडल में बहुत सारा गैसें अवेलेबल रहता है, तो उसमें से नाइट्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है। तो हम लोग उपचयन में क्या सीखे हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, और वायुमंडल में ऑक्सीजन बहुत ही अधिक मात्रा में रहता है। तो जब भी कोई धातु वायुमंडल के संपर्क में आता है, वायुमंडल का संपर्क में आना मतलब ऑक्सीजन का संपर्क में आना या नमी का संपर्क में आना, अम्ल का संपर्क में आना, तो जब इसके संपर्क में आता है तो वो उपचयित हो जाते हैं। उपचयित होना मतलब कि ऑक्सीजन आकर के उसमें जुड़ जाता है, और किसी धातु से ऑक्सीजन का जब अभिक्रिया होता है तो उसके ऊपर में एक परत बन जाता है। जैसे लोहे का, जो कोई भी लोहे का सामान रहता है उसको आप जब दुकान से ख़रीद कर लाते हैं तो देखते होंगे उस समय वो चमकीला होता है। कुछ समय बाद उसके ऊपर एक भूरे रंग का एक परत चढ़ जाता है, तो वो परत दर परत बन करके धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। तो संक्षारण एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इसके कारण प्रत्येक वर्ष बहुत सारा जैसे सामान होता है, जैसे कि कार वगैरह उसका ढांचा सब होता है, या फिर कहीं कहीं पुल का निर्माण हुआ है तो उसमें जो लोहे का यूज हुआ है वो सब जंग लग जाता है, तो उसको बदलना पड़ता है। तो ये संक्षारण एक समस्या है, और इसके कारण सिर्फ लोहा ही नहीं और भी बहुत सारा धातु है, जैसे कि चांदी हो गया, तांबा हो गया, इसके ऊपर भी आप देखे होंगे कि चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाता है, वो भी संक्षारण का ही एग्जाम्पल है। जैसे तांबा है तो उसके ऊपर भी हरा कलर का एक परत चढ़ जाता है, वो भी संक्षारण का ही एग्जाम्पल है। पहले क्या होता है, एक परत चढ़ जाता है और वो परत धीरे धीरे मोटा होता है, फिर वो झड़ जाता है उससे, तो परत दर परत बन करके झड़ने लगता है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। इससे बचने के लिए भी बहुत सारा उपाय है, जैसे कि आप पेंट करके उसको बचा सकते हैं या सदलेपन करके बचा सकते हैं। और दूसरा हम लोग समझते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता में देखिए क्या होता है, जब तेल एवं वसा युक्त खाद्य सामग्री जब वायुमंडल के संपर्क में आता है तो ये भी उपचयित हो जाते हैं। तो खाद्य पदार्थ जो होता है जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो इसका स्वाद, इसका गंध धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो तेल एवं वसा युक्त खाद्य सामग्री का वायुमंडल के संपर्क में आने पर जो उसका स्वाद एवं गंध बदल जाता है, इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहा जाता है। और इसे बचाने के लिए वायुरोधी बर्तन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रति ऑक्सीकारक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि अगर आप लोग का किसी का घर में भी पार्टी फंक्शन होता है और वहाँ पर दाल या सब्जी या कोई भी चीज़ बच जाता है, एक दो दिन बाद देखेंगे कि उसका एक अलग स्वाद हो जाता है, उसमें गंध करने लगता है। तो ये प्रोसेस जो है कि खाद्य पदार्थ का गंध करना, स्वाद खराब हो जाना, इस प्रोसेस को विकृत गंधिता कहा जाता है। और इससे बचाने के लिए भोजन को वायुमंडल से आपको दूर रखना होगा, कि उसमें ऑक्सीजन से संपर्क ना हो पाए। जब ऑक्सीजन से संपर्क नहीं हो पाएगा तो वो चीज़ उपचयित नहीं हो पाएगा, और जब उपचयित नहीं होगा तो फिर आपका जो भोजन है वो एक दो दिन, 3 दिन, 4 दिन तक चल सकता है। तो आप लोग देखते होंगे किसी किसी का घर में फ्रिज अगर रहता है तो वो फ्रिज में रख देता है खाने पीने वाला सामान को, तो वो अच्छे से रहता है, उसमें उसका जो गंध होता है, स्वाद होता है, वो ठीक रहता है। क्यों होता है इस तरह से? क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद जो वो वायुमंडल से उसका संपर्क टूट जाता है। वायुमंडल से संपर्क टूट जाएगा मतलब कि ऑक्सीजन से संपर्क नहीं हो पाएगा, और ऑक्सीजन से संपर्क नहीं होगा मतलब उपचयित नहीं होगा, और उपचयित नहीं होगा तो उसका स्वाद, गंध सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जो चिप्स बनाने वाला कंपनियां होता है, कुरकुरे बनाने वाला कंपनियां होता है,
वो क्या करते हैं कि जो उसका पैकेट होता है ना, वो उस पैकेट से ऑक्सीजन निकाल के नाइट्रोजन गैस डाल दिया जाता है। अब बोलेंगे कि आप नाइट्रोजन गैस क्यों डाल दिया जाता है? देखिए, नाइट्रोजन गैस जो होता है वो कम अभिक्रियाशील धातु होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, इसीलिए नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है उसमें, ताकि जो चिप्स उसमें जो रहता है पैकेट के अंदर में वो लंबे समय तक ठीक रहे, उसका स्वाद एवं गंध ना बदले। तो इस प्रकार से आप लोग उपचयन एवं अपचयन समझ गए। उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना उपचयन कहलाता है। अपचयन में ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का निकलना यह अपचयन कहलाता है। फिर उपचयन अभिक्रिया का जो हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव होता है वो समझ लिए, एक संक्षारण एवं विकृत गंधिता। अब हम लोग पेज नंबर 15 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? देखिए, ये एक विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है कि लोहा जो होता है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, और जब लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा क्या करता है? कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है और अपना कंपाउंड बना लेता है फेरस सल्फेट, जिसके कारण इस विलयन का रंग बदल जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा में दिया है क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। देखिए, एक क्रियाकलाप है 1.10, इसमें एक देखिए इसका पेज नंबर 15 का दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रियाकलाप 1.10 से 1.10 में कोई मतलब कि दिया होगा, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, और ये बनाता है बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस NaCl। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है क्रियाकलाप 1.10 में। बोल रहा है क्वेश्चन में कि इससे अलग द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल देना है। तो आप इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पर देते हैं एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल 3 और प्लस इधर दे देते हैं NaCl, और यहाँ पर देखिए जब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल दे रहे हैं तो ये क्या बनाएगा? AlCl3 यहाँ बनाएगा AlCl3 प्लस Na सोडियम सल्फेट NaSO4, यहाँ पर हो जाएगा 2 Na2SO4। ये देखिए, ये हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर। और तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। तीसरा नंबर में 2 गो रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है, उसमें पूछ रहा है कि किसका उपचयन हुआ है और किसका अपचयन हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, पेज नंबर 15 का तीसरा नंबर क्वेश्चन में 2 गो दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया, सोडियम प्लस ऑक्सीजन Na प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर के बनाया है सोडियम Na2O, क्या दिया हुआ है? Na2O सोडियम ऑक्साइड। अब इसमें पूछ रहा है कि किसका उपचयन हुआ है और किसका अपचयन हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम में आकर के कौन जुड़ा है? ऑक्सीजन। तो सोडियम का उपचयन हुआ है, ये हुआ है इसका उपचयन। आप यहाँ पर लाइन दे करके लिख सकते हैं कि सोडियम यहाँ पर उपचयित हो रहा है। दूसरा नंबर देखिए,
दूसरा नंबर में है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और ये बना रहा है कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ पर देखिए इसका जो है कॉपर ऑक्साइड से यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, कॉपर बनाया है, ऑक्सीजन निकल के कॉपर बना, यहाँ से ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है, अपचयन हुआ है, और H2 का उपचयन हुआ है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है। H2 में ऑक्सीजन जुड़ के बनाया H2O, और ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। देखिए H2 का उपचयन हुआ है। तो आज के क्लास में इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक बार पूरा जितना इसमें हम लोग पढ़े हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में, जितना स्टार्टिंग से पढ़े हैं यहाँ लास्ट तक, इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद अभ्यास में जितना क्वेश्चन दिया होगा उसको डिस्कस कर देंगे। और आप लोगों से एक बात मैं बता दूं कि जैसे कि यहाँ पर मैं समझाता हूँ तो यहाँ से नोट्स बनाने में आप लोगों को दिक्कत होगा, या फिर जो भी मैं इसका डेफिनेशन बोलता हूँ तो फास्ट में अगर बोल दिया यहाँ पर तो आप लोगों को लिखने में दिक्कत होता होगा। तो इसका नोट्स लेने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरा ईमेल आईडी पे, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर डिस्क्रिप्शन में मिल जाए तो वहाँ पर मैसेज करके ले सकते हैं, नहीं तो ईमेल आईडी होगा उसमें मैसेज कीजिए। कमेंट में अगर कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट को अगर हम देखें तो वहाँ पर भी रिप्लाई देंगे, और इसका जो नोट्स मेरे पास बना हुआ है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।